किसान बिल बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। किसान बिल क्या है? क्लास 12 के लिए नहीं बल्कि जीके के हिसाब से सभी के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। किसान बिल क्या है? ये किसान बिल के लिए कितना पंगा क्यों हो रहा है? तो आइए समझते हैं आज। आई वेलकम यू ऑल इन माई क्लास रेखाड़ी क्लासेस, रेखाड़ी कॉमर्स क्लासेस। किसान बिल, इसको रेखाड़ी कॉमर्स क्लासेस के हिसाब से ना सोचें। ये किसान बिल एक जीके का क्वेश्चन भी बन रहा है और किसान बिल बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि हम सब कुछ जानते हैं, सब लोग जानते हैं कि हाउ इम्पोर्टेंट फार्मर्स आर फॉर अस। कैसे फार्मर्स हमको, लॉकडाउन के दौरान आप लोग देख सकते हैं कि सब कुछ बंद था, सिर्फ किसानों की वजह से हम लोग जिए। तो आज क्यों इतना पंगा हो रहा है? क्या है ये चक्कर? क्या बिल आगे हैं? किस चीज़ से पंगा हुआ है? तो जो पहले के रूल्स थे हमारे कि मंडियों में बेचते थे सामान, किसानों का एक्सप्लॉयटेशन होता था। तो अब तीन नए अध्यादेश जिन्हें कहते हैं हम ऑर्डिनेंस पास हुए। इसका पहला पहला है, ध्यान रखेंगे, फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन 2020। ये 2020 का एक जो आपका अमेंडमेंट आया या एक अध्यादेश आया, ऑर्डिनेंस आया, किसान उत्पादन व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सुविधा। इसका क्या मतलब हुआ? आज तक जो सामान होता था वो यहाँ बिकता था। एपीएमसी, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी, एपीएमसी जो मंडियों को लेकर कहा जाता है, तो यहाँ सामान बेचते थे कौन? किसान लोग यहाँ लाके बेचते थे। मीडिएटर्स को, आड़ती जिन्हें कहते हैं हम, बिचौलिए जिन्हें हम कह सकते हैं, उनको बेचते थे। अब गवर्नमेंट ने कहा 2020 के हिसाब से कि अब आप क्या करिए कि सीधा कहीं भी बेचिए सामान। कोई जरूरी नहीं है कि आप मार्केट में ही बेचें, मंडियों में ही बेचें। जैसे पंजाब में बहुत सारी मंडियां हैं, तभी तो इतना पंगा हो रहा है। महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा, यहाँ जहाँ जो बहुत सारी मंडियां हैं वहाँ ज़्यादा पंगा होगा। नाउ अब आपको बता दूं मैं फॉर जीके कि सिर्फ ये जो मंडियां होता है इसमें 6% ही बिकता है। वैसे भी 6% ही बिकता है। बाकी जो 94% है वो किसान कहाँ बेच रहे हैं? बाहर। तो वैसे भी बेच रहे थे बाहर, अभी भी बेचेंगे। तो अब जो गवर्नमेंट ने कहा कि उसके हिसाब से कि जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी है, अपनी जिसमें अपनी मंडी है या बहुत सारी मंडी है जो हम यहाँ सामान बेचते थे, इसको क्या हटा दिया जाए? किसानों को ऐसा लगता है हटा दिया जाए, जब तक गवर्नमेंट के इसको हटाएंगे नहीं हम, मंडियां फिर भी रहेंगी। इससे घाटा किसको हो रहा है? रेवेन्यू नहीं मिलेगा, राजस्व नहीं मिलेगा। किसको? स्टेट को। अब फॉर एग्जाम्पल ये जो किसान है वो सीधा जाके बेचता है सामान दिल्ली, जबकि वो उत्तराखंड का था। आज तक क्या था? मंडी में बेचता हो। अब गवर्नमेंट ने इसका कह दिया फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स का मतलब हुआ कि कहीं भी बेचो। व्यापार संवर्धन का मतलब क्या होता है? प्रमोशन। सेल जरूरी नहीं है कि वहां जाके बेचो जहां इसकी जरूरत है। अब यहाँ जो जिस आपके राज्य में जो चीज़ ज़्यादा हो चुकी है उसको यहाँ बेचोगे तो कम पैसे मिलेंगे। तो उन्होंने कहा कि आपको जहाँ फायदा हो रहा है आप वहाँ जाके बेचो। प्लस आपको नो सेस, सेस का मतलब क्या होता है? शुल्क नहीं लगेगा। जो 2.5% कहते हैं लोग, मंडी वाले लगाते हैं, हम लोग बेचते हो, तो वो अब नहीं लगेगा। प्लस मंडी में भी बेच सकते हैं आप, मंडी में भी बेच सकते हैं और बाहर भी बेच सकते हैं, खुलेआम आप कहीं भी बेचिए सामान। इससे फायदा क्या होगा? जिस राज्य, अगर इसको ध्यान से देखें आप, जिस राज्य में ज़्यादा प्रोडक्शन हुआ है वहाँ प्राइस तो कम होगा। डिमांड के हिसाब से प्रोडक्शन ज़्यादा होगा तो ऑटोमेटिकली व्हाट विल हैपन, अगर इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तो हम देखते हैं अगर डिमांड के हिसाब के मुकाबले सप्लाई ज़्यादा हो तो प्राइस विल ऑलवेज फॉल। तो आपको तो अपने राज्य में घाटा हो रहा था, आपके यहाँ गेहूँ बहुत हो गया, तो आपने ऐसी जगह गेहूँ दिया जहाँ इसकी डिमांड ज़्यादा थी, तो वहाँ आपको प्राइस ज़्यादा मिलेंगे। न्यू ऑप्शंस जनरेट हो गए, सेस शुल्क नहीं पड़ रहा है कोई भी, आपको कोई भी घाटा नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? और कॉस्ट आपकी कम आ रही है, क्योंकि अगर आपको 10 रुपए का सामान बनाया और 25 मिल रहे तो आपको ऑटोमेटिक लगेगा कि मेरी कॉस्ट कम आई है, नए ऑप्शन मिल गए आपको बेचने के लिए। प्लस जहां जहां आप वहां बेच सकते हो जहां जहां प्रोडक्शन कम हुआ है, ये मैंने आपको बताया। तो ये पहला अमेंडमेंट है। फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन फैसिलिटी ये कहता है कि किसान अब कहीं पर भी जाके सामान बेचे, चाहे तो मंडियों में बेचे, ये खत्म नहीं होंगी। एपीएमसी जो मंडी समिति जिसे कहते हैं हम, कहीं मंडी समिति कहते हैं इसे, कहीं कुछ कहते हैं, वहाँ प्राइसेस फिक्स होते हैं। मंडियों में सब लोग आते हैं सामान बेचने, वहाँ बोलियां लगती हैं, तो जिसकी बोली जैसे लग जाएगी उसको फिक्स हो जाते हैं। तो बाद में क्या होता है कि लोग प्राइसेस फिक्स कर लेते हैं, तो इसको किसानों को घाटा भी होता है कभी और फायदा भी होता है। फायदा कैसे होता है कि अपना जो पेरिशेबल गुड्स है वो भी खरीद लेती है मंडी, वो भी बेच देती है मंडी। लेकिन
अब जो हो गया, अब जो नए अमेंडमेंट के हिसाब से आप ऑल ओवर इंडिया कहीं भी चलाएं, प्लस टेक्नोलॉजी के हिसाब से भी ई से जोड़ दिया है। ई एग्रीकल्चर, ई प्लान क्या होते हैं कि आप उसको ऑनलाइन भी बेच सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल केरला में जो स्पाइसेस बहुत अच्छे बन रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्पाइसेस बन रहे हैं, उसका वहाँ रेट कम है, उत्तराखंड में कम स्पाइसेस है ही नहीं, यहाँ लगे बेचे ज़्यादा पैसे मिलेंगे किसान को। तो ये आपका पहला है। इसमें स्टेट को घाटा क्या है? इसमें स्टेट को घाटा ये है कि जो वो राजस्व कमा रहे थे, रेवेन्यू कमा रहे थे अपनी स्टेट में बिकने से, वो नहीं मिलेगा। वो क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि अब तो सब कुछ बाहर बिक रहा है, क्योंकि मंडी तो है ही नहीं। बिचौलियों को घाटा अलग हो रहा है, क्योंकि बिचौलिया कमा नहीं पाएंगे। तो ये सब चीज़ें पहले में जो पंगा हो रहा है, फर्स्ट वन इज दिस, कि अब आप कहीं भी जाके बेचिए, लेकिन स्टेट को इससे लॉस होगा। फार्मर्स को इसमें फायदा हो सकता है थोड़ा सा, ठीक है फार्मर्स के लिए, वैसे अगर देखा जाए तो फार्मर्स के लिए प्रॉफिटेबल है। लेकिन अगर मंडी हट जाएंगी तो स्मॉल वो कहाँ बेचेंगे? बड़े लोग तो बेच देंगे, कोई बड़ा फार्मर है तो बाहर जाके बेच देगा, लेकिन छोटों को घाटा हो जाएगा। खैर ये तो छोटी सी बात होगी। सेकंड वाले देखेंगे हम, द फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑफ प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज बिल 2020। इसका क्या मतलब हुआ? मूल्य आश्वासन, पहले ही आश्वासन दे दिया। किसको आश्वासन दे दिया? पहले ही किसान को। किसने? और इजी एग्जाम्पल देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक बिस्किट बनाने की कंपनी है, तो बिस्किट बनाने के लिए उसको जो भी सामान चाहिए उसका, एक कंपनी को, वो फॉर एग्जाम्पल मैदा है, चाहे आटा है या कुछ भी है, वो यहाँ इतने सारे खेतों को, इतने सारे खेत हैं अलग अलग सबके, तो उनसे वो एग्रीमेंट कर लेगी। कौन? कंपनी एग्रीमेंट कर लेगी कि आप हमारे लिए इतना इतना गेहूं प्रोडक्शन करो, लेकिन उसके बदले में उनको पहले ही बता देगी कि हम आपका गेहूं 25 रुपये खरीदेंगे, ₹25 पर केजी खरीदेंगे। इसे वैसे इंग्लिश में कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। इसे क्या कहते हैं? पहले ही कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, इतने इतने में हम बेचेंगे, वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है। तो इसमें ये जो कह रहा है कि इस मूल्य आश्वासन कृषि अधिनियम, इसको प्रॉब्लम क्या हो रही है? अगर उन्होंने 25 रुपये कहा, आप फसल बोने में और कटने में, हार्वेस्टिंग एंड शोइंग इज डिफरेंट टाइम, 4 महीने का अंतर है। इन 4 महीनों में अगर प्राइस 50 हो गया, 10 हो गया तो कोई बात नहीं, ज्यादा प्रोडक्शन 10 हो गया तो उसको 25 मिल रहे हैं, तब तो ठीक है। लेकिन अगर 50 हो गया तो उसको 25 का घाटा हो गया। यही जो प्रॉब्लम है दैट वाज ऑफ, इसको अगर हम डिफ्रेंशिएट कर लें कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को, तो क्या हो जाएगा? हटा देते पहले वाले को। अगर हम इसको ढंग से देखें तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग इज जस्ट लाइक एमएसपी। अगर प्राइवेट, एमएसपी क्या होता है? अब एमएसपी भी देख लेते हैं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। अब ये सब जानते हैं अगर प्रोडक्शन ज्यादा होगा तो प्राइस कम हो जाएगा, प्रोडक्शन ज्यादा होगा तो प्राइस कम हो जाएगा। वाई? बिकॉज सप्लाई इज मोर देन दिस। लेकिन गवर्नमेंट कहती है कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस में गवर्नमेंट ने फिक्स कर दिया कि कोई भी सामान फॉर एग्जाम्पल 15 रुपये केजी से कम नहीं बिकेगा, चाहे उसकी लागत, चाहे उसको बनाने, उसका प्रोडक्शन के बाद उसकी कॉस्ट 5 रुपये क्यों ना आ जाए, लेकिन कोई भी आड़ती, कोई भी बिचौलिया उसको 15 से नीचे नहीं खरीदेगा, कोई भी मंडी में 15 से नहीं बिकेगा, कम में नहीं खरीदेगा। तो अब क्या होगा कि किसान को सपोर्ट हो गया कि 15 है, 15 तो मिलनी है। और अगर 30 हो गया तो 30 में खरीदेंगे। ये तो मिनिमम है कि 15 तो मिलना ही है, 15 में तो खरीदना ही पड़ेगा, 15 से कम नहीं खरीदोगे। 30 में भी खरीद सकते हो। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट में क्या है? कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में अगर उसने 25 कह दिया और कल को 50 हो गया, तब भी कितना मिलेगा? 25। ये प्रॉब्लम है, इसको ध्यान से देखिए। अगर आप समझेंगे आप कि सेकंड वाले में क्या दिक्कत है। मूल्य आश्वासन कृषि अधिनियम के अंतर्गत वो कह रहा है कि प्राइवेट लोग भी खरीद सकते हैं, तो एमएसपी हट जाएगा। अब गवर्नमेंट के लिए एमएसपी नहीं हटेगा, लेकिन एमएसपी तक तो ले ही कहा रहे हैं। हम तो बता रहे हैं कि एमएसपी तो सिर्फ 6% लोग ले पा रहे हैं, एमएसपी का लाभ तो सिर्फ 94% तो भारी बेच रहे हैं वैसे भी। अब क्या होगा, दोनों डिफरेंस, अगर यहाँ 15 रुपये पर केजी के हिसाब से मिलना है मिनिमम सपोर्ट तो मिलेगा ही, लेकिन अगर 30 के हिसाब से बिक रहा है तो 30 मिल जाएंगे, फायदा हो गया। यहाँ अगर 25 कहा है, 25 भी मिलेगा चाहे 50 हो जाए।
ये सेकंड का प्रॉब्लम है। सेकंड जो आपका बिल है, इसकी ये दिक्कत ये है कि इसमें फायदा किसको है? रिटेलर्स को, बिजनेसमैन, होलसेलर, बड़े बड़े प्रोसेसर्स, इन लोगों को फायदा है। वो तो एक बार कह देंगे, उन्होंने अपना ट्रक खड़ा करा, सामान उठा के ले गए। आपसे उनसे पहले प्रॉमिस कर दिया आपने कि हम इतना देंगे, तो प्रॉफिट आपका अगर लेस है तो लेस ही रहेगा, फिर ज़्यादा नहीं मिलेगा। ये उसी तरीके से है कि जैसा आपने पहले फिक्स कर दिया कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में कि हम 10 खेत हैं, 10 लोग हैं, आपको 25 के हिसाब से देंगे, तो आपको उसी हिसाब से। इससे किसको फायदा होगा? बड़े बिजनेसमैन को। उन्होंने कहा 25, और मार्केट में महंगा चल रहा है तो वो ले लेंगे। आलू की खेती, उन्होंने कहा आलू बनाओ, आलू की खेती करो, हम चिप्स बनाएंगे। आलू की खेती कर दी उन्होंने, पूरा बना दिया, क्विंटल्स के हिसाब से चले गया। एमएसपी में तो ये होता था कि अगर आपने 1900 रुपये गेहूं का पर क्विंटल कहा और 25 तो मिल जाएंगे, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होगा। यहाँ जितना है वही मिलेगा। इसमें बार्गेनिंग कौन कर पाएगा? प्राइवेट कंपनीज, बड़े बड़े डीलर्स इसमें कर सकते हैं, तो उन पर फायदा भी उन्हीं को है। ये सेकंड बिल की प्रॉब्लम है, इसलिए इसके लिए झगड़ा हो रहा है कि एमएसपी नहीं हटना चाहिए। अब गवर्नमेंट के लिए एमएसपी नहीं हटेगा, लेकिन जब बेची बाहर रहे पहले से लोग, तो इसलिए ये दिक्कत है। थर्ड है आपका एसेंशियल कमोडिटी एक्ट अमेंडमेंट 2020, आवश्यक वस्तु अधिनियम। जो कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जिनका बहुत ध्यान से सुनेंगे। एसेंशियल कमोडिटीज में अगर आलू, तिलहन, या कोई भी चीज आपके एसेंशियल कमोडिटीज में जो चीज आती है, आलू हो गया, और भी कोई बहुत सारी चीजें होती होंगी जिससे आप लोग मान सकते हैं। तो उन जो एसेंशियल कमोडिटीज होती हैं, आलू, तिलहन, सरसों, नमक, कोई भी चीज जो जिसको आप एसेंशियल मानते हैं, उनको हमने आज तक भंडारण यानी कि स्टोरेज से हटा रखा है। उसको स्टोर करोगे तो फंस जाओगे, जेल हो जाएगी। अगर मान लीजिए आपने कोई एसेंशियल चीज को आपने अपने अपने वहां फंसा लिया, तो उसका क्या होगा? उस पर आपको अगर पकड़े गए, तो पहले होता था ऐसा कि जाओ भैया चेक करो, गेहूं तो नहीं स्टोर कर लिया इसने बहुत ज्यादा, तो क्यों नहीं मिल रहा मार्केट? ये क्यों करते होंगे स्टोर? क्योंकि ये लोग रेट बढ़ने का इंतजार कर रहे हैं। तो अब जब उन चीजों को भी अगर आप उससे हटा दोगे, अभी क्या चीजें हैं वो, उनको आपने ये कर रखा है कि इनका भंडारण करोगे तो जेल होगी, और आपने उनको भंडारण करने का अधिकार दे दिया। ये है वो एसेंशियल कमोडिटी एक्ट। ये अब क्या होगा? अब आप भंडारण कर सकते हो, लेकिन गरीब आदमी कहाँ से करेगा? उसका तो वेयर हाउस ही नहीं है, उसके पास तो ऐसा ऑप्शन ही नहीं कि जहां वो स्टोर कर ले। कहाँ स्टोर करेगा? वो स्टोर नहीं कर पाएगा। तो आवश्यक वस्तु अधिनियम 2020 कहता है कि आप स्टोर कर सकते हैं। अब जो पहले सिर्फ 2 चीजों में नहीं करेंगे, एक अकाल, ड्रॉट जिसे कहते हैं, या युद्ध हो जाए, या ऐसी कोई चीज हो जाए जिसमें आपको इन चीजों को, अनाज हो गया जैसे दाल होगी, तिलहन हो गया, और प्याज, आलू जैसी जो भी चीजें हैं, उनको विशेष परिस्थिति, स्पेशल केसेस, स्पेशल केस में क्या होता है? अकाल पड़ जाए या कुछ हो जाए, तो उसमें आपको ये दिक्कत हो जाएगी। तो इसको भी ये लोग कह रहे हैं कि अगर इसको स्टोरेज करेंगे तो हम कहाँ करेंगे? उसका तो बहुत छोटा घर है, किसान का तो बहुत छोटा घर है, वो कैसे स्टोर कर पाएगा? इसका इसलिए इसका विरोध हो रहा है। अब जो गवर्नमेंट का है वो सोचते हैं कि इन सबसे क्या फायदा होगा? इससे प्राइस स्टेबिलिटी, मूल्य स्थिरता आएगी, एफडीआई कर पाएंगे, किसान को ज्यादा पैसा मिलेगा, बिचौलिए हट जाएंगे। लेकिन उसके बावजूद वो कह रहे हैं कि अगर आप चाहो फिर भी मंडी में बेच सकते हो। लेकिन जब आपका एक्सप्लॉयटेशन बिग कंपनीज कर रही हैं, बिग बिजनेसमैन कर रहे हैं, तो आप कहाँ इसके लिए रुकोगे? कहाँ रुक पाओगे? स्टोर कैसे कर लोगे? पेरिशेबल गुड्स को कैसे स्टोर कर पाओगे अगर ये हट भी गया तो? या फिर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग अगर आप करते हो, तो उसमें आप कैसे, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में कैसे अपने प्राइस के लिए कर पाओगे? क्या पता कल को उसने मना कर दिया, नहीं हमने 25 कहा था भैया, लॉस हो गया, हम 20 दे रहे हैं, या दे ही नहीं रहे हैं। तो ऐसे में फिर हायर अथॉरिटीज ऑफ द विलेज, ग्राम प्रधान जो लोग होते हैं, वो लोग को आना पड़ेगा बीच में। तो किसान, जो गवर्नमेंट का पॉइंट है वो कहीं सही है कहीं गलत है, कि उन्होंने जो बिल बनाया, इतने लोगों ने इस पर साइन किए, अध्यादेश से उसको कानून बना दिया, तो उसमें ये चीज़ें छूट गई। जैसे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? ग्राम प्रधान। एमएसपी बनाएंगे तो किसके लिए होगा? या आप जो ये एपीएमसी था अभी, उसको हटा रहे हैं तो कैसे हटा रहे हैं? तो अब इन्होंने बनाया है वन नेशन वन मार्केट। द स्लोगन इज वन नेशन वन मार्केट। क्या ये पॉसिबल है? ये वाला तो फिर भी थोड़ा बहुत लगता है कि प्राइस ऐसे, सॉरी फर्स्ट वाला जो हम पढ़ लेते हैं, कहीं भी जाके बेचो, उससे ग्लोबल मार्केटिंग होगी। लेकिन इसमें तो आपको आश्वासन दे दिया, लेकिन अगर नहीं माने, सीधे साधे गरीब लोग हैं, इसमें अगर उन्होंने इसको हटा दिया है, नेसेसरी गुड्स को हटा दिया है, तो कैसे लेंगे? क्या इसमें और ब्लैक मार्केटिंग नहीं होगी? स्टोरेज बढ़ जाएगी तो
क्या प्राइवेट कंपनियां एक्सप्लॉयटेशन नहीं करेंगी? ये सब किसान बिल का पंगा है जो ये लोग कर रहे हैं। पंजाब में बहुत ज़्यादा, हरियाणा में बहुत सारी मंडियां है, तो वहाँ वाले लोग इससे ज़्यादा इन्वॉल्व हैं। अब देखते हैं आगे, अगर इसमें कोई वो निकलेगा तो शायद सोल्यूशन होगा, फिर शायद संशोधन होगा, कुछ संशोधन हो सकता है इसमें। एक बार मैं फिर से आपको रिपीट कर दूं, तो फर्स्ट बिल वॉज, आपका जो पहला बिल था वो था आपका फार्मर्स प्रोड्यूस, कि कहाँ कहाँ वो बेच सकते हैं। ओपन मार्केट में कहीं भी बेच सकते हैं, ऑनलाइन बेच सकते हैं, कहीं भी बेच सकते हैं, और मंडियों में भी बेच सकते हैं, जहाँ उनको फायदा हो वहाँ बेच सकते हैं। इससे क्या होगा कि बिचौलिए हट जाएंगे और उनको गुड प्रॉफिट मिलेगा, क्योंकि जिस जगह वो नहीं बिक पा रहे थे, जिस जगह पर वो सामान नहीं बनता है, या जहाँ कम प्रोडक्शन हुआ है, कहीं मानसून अच्छा आया बहुत ज़्यादा हो गया, कहीं नहीं आ पाया, वहाँ नहीं मिल पाया, तो वहाँ बेच सकते हैं, इनसे किसानों को फायदा है। दूसरा बिल कहता है आपको एश्योरेंस, कि आप पहले ही अनुबंध कर लें, अनुबंध कहते हैं इसको, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग इज कॉल्ड एज अनुबंध कृषि। तो उसमें पहले अनुबंध कर लें कि कितने का बेचेंगे हम। लेकिन उसका ड्रॉबैक सिर्फ यही है कि अगर बाद में उन्होंने आनाकानी कर दी या फिर प्राइस बहुत बढ़ गया, तो बचा हुआ, अगर उन्होंने 25 में अनुबंध बनाया और आज करंट रेट 50 आ गया, तो 25 कौन भरेगा या 30 कौन भरेगा, वो उसकी कमी है। थर्ड वाले में एसेंशियल कमोडिटीज, आलू, तिलहन, दाल, प्याज, इन चीज़ों को हटा दिया है इसमें से, कि अब इनका भंडारण, पहले हटा दिया था कि आप भंडारण नहीं करेंगे, अब वो कह रहे हैं कि अगर स्पेशल कंडीशंस होंगी, अकाल, युद्ध या कोई ऐसी चीज़ हो जाए, ड्रॉट आ जाए, कुछ आ जाए, उन परिस्थितियों को हटा के बाकी आप भंडारण कर सकते हैं। तो भंडारण कर तो सकते हैं, लेकिन किसान कैसे करेगा? तो फिर कौन करेगा? बफर हाउस स्टॉक्स कौन बनाएगा? प्राइवेट कंपनियां बनाएंगी। गवर्नमेंट ने बनाया एफसीआई, तो वो तो बहुत सारा अनाज सड़ जाता है वहाँ, वहाँ भी ब्लैक मार्केटिंग बहुत होती है, तो इसलिए प्राइवेट सेक्टर्स को दे दिया कि आप प्राइवेट कंपनीज को वो भंडारण कर लेंगे, तो एक्सप्लॉयटेशन फिर किसका होगा? किसानों का। तो ये एसेंशियल कमोडिटीज को भंडारण से रोकने के लिए, और ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के लिए, प्लस कहीं भी बेचने के लिए एमएसपी के सपोर्ट में। तो गवर्नमेंट क्या करती थी कि आपका सामान खरीद लेती थी या लोगों से खरीदवाती थी। प्राइवेट सेक्टर का इसमें कैसा रोल होगा, इस चीज़ के लिए सब ये किसान बिल है, और इसका संशोधन आने की उम्मीद है। अगर इसमें फिर बातचीत होगी, 9, 10, 11, 12, बहुत 14 बार, शायद कितनी बार बात हो चुकी है, तो उसमें बात चल रही है। तो अगर ये बात प्रॉफिटेबल होगी तो शायद किसान बिल सक्सेस हो जाए। होप यू गॉट दिस। मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करें, कौन सा वाला आपके, किस चीज़ में आपको प्रॉब्लम है, कौन सा वाला आपके समझ में नहीं आया। और हम फिर आप नए वीडियो में देखेंगे आपको किसान बिल के बारे में और बजट के बारे में जो भी चीज़ें हुई हैं। गुड डे, थैंक यू।